नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। आज 3 फरवरी का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। ये करंट अफेयर्स का वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीसीएस गुरुजी का टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अगर आप सर्च करेंगे तो पीसीएस गुरुजी ऑफिशियल नाम का टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे और जो करंट अफेयर्स है ये पीसीएस ओरिएंटेड है। यूपी पीसीएस प्री का जो पेपर 12 जून को होने वाला है उसके हिसाब से करंट अफेयर्स बनाया गया है। फटाफट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है, केंद्र सरकार ने हाल में किसे नया इकोनॉमिक मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों जैसे आपको पता है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है, इनको भारत ने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया है। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी साहब थे, उनका कार्यकाल चला लगभग 3 सुब्रमण्यम साहब थे, इनका कार्यकाल 3 साल चला। उसके बाद नागेश्वरन साहब आए हैं। ठीक है, ये सवाल लेंगे। जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह होता है वो यही लोग रिलीज करते हैं। ठीक है, तो आपसे यह सवाल पूछ लेगा कि नया कौन बना, या आपसे पूछ सकता है कि पुराना कौन गया। तो दोनों ही चीजों पे आपको फोकस करना है ये। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 किन 3 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो दोस्तों एक जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, चाहे वो एयर एक्सरसाइज हो, चाहे वो आर्मी की एक्सरसाइज हो, चाहे वो नेवी की एक्सरसाइज हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की रही हो, ये एक्सरसाइज जो होते हैं ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग हर पीसीएस के एग्जाम में एक सवाल पूछ लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया ने पिछले 1 साल के अंदर किन किन कंट्रीज के साथ मिलकर एक्सरसाइज की है। ठीक है, और दूसरा ये भी देखना है, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, कुछ बड़ी कंट्रीज हो गई, पाकिस्तान हो गया, इन्होंने किस आपस में कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज की है। तो पीसीएस प्री में लगातार देखा गया है इस तरह के सवाल आते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, चीरू की बात कर रहे हैं, तो चीरू जो है ये रूस, चीन और ईरान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये नौसैनिक अभ्यास है। अब ये जो एक्सरसाइज हुई है, ये जो आपका गल्फ ऑफ अरान है, ठीक है, ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी है, वहां पर की गई है। अगर आप मैप देखेंगे, मान लीजिए ये हिंदुस्तान है, ठीक है, तो ये, ठीक है, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप ये देखेंगे, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहां पर ओमान आता है। ठीक है, ये अरेबियन सी है, ये ओमान है। ठीक है, और यहीं से एक और मतलब ये रेड सी है। तो यहां पर किया गया है। तो ओमान की खाड़ी पर चीरू नाम का एक नौसैनिक अभ्यास हुआ है, जिसमें रूस, चीन और ईरान ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि चीन हमेशा चाहता है कि उसका इंडियन ओशन से एक जो रास्ता है, जो भी तेल और वगैरह गैस जो जाती है, क्योंकि मान लीजिए चीन यहाँ पर है, तो जितना भी ये इंडियन ओशन से होते हुए जाता है, इसका तेल और गैस जाती है, इस रास्ते को सेव करने के लिए कोशिश रहती है उसकी कि इंडियन ओशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्वमेंट रहे, क्योंकि उसे डर रहता है कि इंडिया यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए वो दूसरा रास्ता हमेशा खोजने की कोशिश करता है कि यहाँ से पाकिस्तान के माध्यम से होते हैं वो वहाँ पर पहुँच सके, अपने देश में पहुँच सके। तो रूस, चीन और ईरान ने मिलकर चीरू एक नौसैनिक अभ्यास किया हुआ है। अब इंडिया किससे कैसे करता है, ये आपको लगातार देखना है कि इंडिया के पार्टिसिपेशन किसमें है ये। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया का जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, एक है सूर्य किरण नाम से हुआ है। सूर्य किरण एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई तो सूर्य किरण एक्सरसाइज है वो किसके होता है? तो इसको इंडिया और नेपाल करते हैं। कहाँ करते हैं? अमूमन सूर्य किरण एक्सरसाइज जो होती है ये उत्तराखंड में होती है, पिथौरागढ़ में हुई है। ठीक है, तो आपको सूर्य किरण याद रखना है। इंडिया और नेपाल ने किया, कहाँ किया? उत्तराखंड, पिथौरागढ़ में किया। एक और है आतंकवादी विरोधी अभ्यास गांडीव है, गांडीव 2021।
अब गांडीव 2021 किसने आयोजित किया गया था? तो इसे एनएसजी ने किया है, नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो होती है एनएसजी, उसने किया है। इंपॉर्टेंट है, देखिए सूर्यकिरण इंपॉर्टेंट है, आतंकवादी विरोधी अभ्यास, और गोवा में किया है, इसे गोवा में किया है। ठीक है, ये सोचकर बनाया जाता है कि एक बहुत ही खराब सिचुएशन है, बहुत बुरी सिचुएशन है, आतंकवादियों ने लोगों को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, तब क्या किया जाएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा। तो इन सिनेरियो को देखते हुए एनएसजी ने गांडीव 2021 की एक्सरसाइज की है, और इसमें नए रास्ते कैसे निकाले जाएं कि आतंकवादियों को टैकल किया जाए। इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, गांडीव भी इंपॉर्टेंट है, सूर्यकिरण भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर आता है शेयर्ड डेस्टिनी 2021। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 ये क्या है? ये एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है। ठीक है, और किसके किसी बीच में? चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड के बीच में है। इंडिया नहीं है इसके अंदर। ध्यान रखिएगा कि कुछ एक्सरसाइज ऐसी होंगी जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होंगी जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो शेयर्ड डेस्टिनी, उसमें चीन, नेपाल, मंगोलिया और थाईलैंड ने मिलकर पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो गांडीव 2021 सिर्फ इंडिया की एनएसजी ने इसको किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और सूर्यकिरण की बात करते हैं तो भारत और नेपाल मिलकर उत्तराखंड में एक्सरसाइज करते हैं। हाल ही में ही देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी किसे बनाया गया है? यूनिकॉर्न, ये शब्द आप बार बार सुन रहे होंगे। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न, ठीक है, देखिए यूनिकॉर्न का मतलब होता है, वैसे तो यूनिकॉर्न एक ऐसा जानवर है, एक घोड़े जैसा जानवर है जिसके सर पे सींग लगी होती है। ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, यानी कि रियल में नहीं होता, एक इमेजिनरी, एक किस्से कहानियों का एक जानवर है यूनिकॉर्न। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो यूनिकॉर्न उन कंपनीज को भी बोला जाता है जिनका वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होता है। ये आपको याद रखना है कि मुझे लगता है कि सवाल बहुत बार पूछा जा सकता है कि यूनिकॉर्न क्या है। तो जिन कंपनियों का मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं कंपनीज के नाम पे। ठीक है, इंडिया पिछले 1-2 सालों के अंदर, इंडिया ने 1 साल के अंदर लगभग, मैं अगर थोड़ा डेटा बोल रहा हूँ, 47 यूनिकॉर्न दिए हैं उन्होंने 1 साल में। और अमूमन सभी एक कंपनीज जो है वो आईटी वाली कंपनी रही हैं, स्टार्टअप रहे हैं, जैसे बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, ठीक है, और भी इस तरह की चीजें जो जिन्होंने किया है। और इंडिया जो है वो तीसरे नंबर में है, चाइना और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पे, जिसने इतने सारे यूनिकॉर्न दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह याद कर लीजिएगा। लेकिन सवाल है कि पहली स्पोर्ट्स कंपनी कौन है यूनिकॉर्न की? पहली स्पोर्ट्स कंपनी जो है वो चेन्नई सुपर किंग है। यानी चेन्नई सुपर किंग की मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। एक ऐसी कंपनी जब स्टार्ट हुई थी वो लगभग $300 करोड़ में बिकी थी, ये आज $1 बिलियन मार्केट वैल्यूएशन इसकी मिल चुकी है। तो आप समझिए कि स्पोर्ट्स, खासकर आईपीएल का ब्रांड कितना बड़ा हो चुका है। याद रखना है आपको इस चीज को, ठीक है। और इस बार चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल जीता भी है, यानी 2021 का जो आईपीएल था वो चेन्नई सुपर किंग ने जीता था कलकत्ता नाइट राइडर्स को हरा के। अब सवाल आता है, हाल में ही किस देश ने हुआंगसोंग 12 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रशिक्षण किया? हुआंगसोंग नाम की मिसाइल है हुआंगसोंग 12, इसका प्रशिक्षण नॉर्थ कोरिया ने किया है। किसने किया है? नॉर्थ कोरिया ने किया है। 2 तरह की मिसाइल होती हैं, बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होगी? बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी होती है, ये मानिए बैलिस्टिक मिसाइल है, ये पहले ऊपर जाती है, ठीक है, और उसके बाद ग्रेविटी के उसमें पॉइंट मारकर नीचे गिरती है ये, ठीक है। वहीं जो क्रूज मिसाइल होती है वो सतह से सतह ट्रैवल करती है, ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है, ये हो गया क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है अमूमन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है, लेकिन क्रूज मिसाइल होती हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस की होती है। जैसे कि हमारी ब्रह्मोस है, वो शॉर्ट है, लगभग 300 किलोमीटर के रेंज की है, 300 किलोमीटर रेंज की है। क्रूज है, सतह से नीचे जाएगी, रडार में नहीं आएगी, बहुत तेज चलेगी, ठीक है। लेकिन हमारी पृथ्वी, अग्नि जितनी मिसाइल्स हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, पहले ऊपर जाएंगी
एटमॉस्फेयर के ऊपर जाएंगी और फिर ग्रेविटी के फ्लो में नीचे गिरेंगी, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत कवर करती हैं, लगभग 5000 किलोमीटर इस तरह करेंगी। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी में फर्क है, जरूरतों में फर्क है। अगर टारगेट पास में है बिल्कुल तो क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करनी है, टारगेट बहुत दूर है तो बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करनी है। अब 2-3 चीजें आएंगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है हम लोगों को? हमें यह विचार करना है कि 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कार्यक्रम भाग लिया। तो क्या ये सही है गलत है, हमें ये देखना है। कथन सही है, ये हमें पता करना है कौन कौन से कथन सही है। दूसरा, NCW के अध्यक्ष रेखा शर्मा है, क्या ये सही है? राष्ट्रीय महिला आयोग गठन जनवरी 1982 में हुआ, क्या ये सही है? तो यहां बात हो रही है NCW की, नेशनल जो राष्ट्रीय महिला आयोग जो होता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो होता है, वो उस पर बात की गई है। उसके बाद 3 सवाल स्टेटमेंट दिए गए और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, पहली चीज समझिए कि जो NCW है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई है, स्थापना दिवस था वो 31 जनवरी को था। 31 जनवरी को हुआ था। उसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया और ये 30वां था, 40वां 30वां था ये। ठीक है, 30वां नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो 30वां उसका स्थापना दिवस था और ये 31 जनवरी को हुआ। मोदी जी ने इसमें कॉन्फ्रेंसिंग में पार्टिसिपेट कर लिया और इसकी जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा जी हैं। बिल्कुल राइट है, रेखा शर्मा के बारे में था। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज समझनी पड़ेगी हमें कि जो ये इसकी स्थापना हुई है, जो इसकी स्थापना हुई है वो 1982 में ना होकर 1992 में हुई है। देखिए, 1992 में हुई है, 1992 में, जनवरी 1992 में हुई है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के तहत 1992 में NCW का स्थापना हुई है। 1992 की बात हुई है, लगभग 30 साल हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि NCW क्या एक संवैधानिक संस्था है? इज NCW अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? क्या संवैधानिक है? नहीं, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है। ठीक है, स्टैट्यूटरी कमीशन है। संविधान में इसका मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन पार्लियामेंट में यह एक्ट पास हुआ, पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है। संविधान में संशोधन नहीं हुआ है, पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है और उसके बाद जाकर 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग बना है। तो फर्क है। ठीक है, जैसे SC/ST कमीशन होता है वो संवैधानिक संस्था है, संविधान में मेंशन किया गया है, लेकिन NCW संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में कोई मेंशन नहीं किया गया है। ये कानून पास करके बनाया गया संस्था है जिसका काम है महिलाओं के बारे में देख रहे ना कि वह कोई डेवलपमेंट हुआ, उनके खिलाफ कोई अत्याचार ना हो रहा हो, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा का मूल विषय त्वरित दृष्टिकोण है। बात ये हो रही है, हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट्स के ऊपर हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। क्या हुआ है, ये बोल रहे हैं कि जो मूल विषय था, क्या इसका नाम त्वरित दृष्टिकोण था, एजाइल अप्रोच? क्या नाम है? एजाइल अप्रोच। एजाइल अप्रोच, त्वरित, ये क्या इसका मूल विषय था? यस नो? बिल्कुल था। इसको आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमिक सर्वे का जो मूल विषय था वो एजाइल अप्रोच था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपसे इस तरह का जो मेन थीम होती है या विषय होता है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो एजाइल अप्रोच है। दूसरा क्या, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण क्या 1950-51 में आया था? बिल्कुल आया था। दोनों स्टेटमेंट राइट है, दोनों स्टेटमेंट राइट है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे पहली बार 1950-51 में आया था और इस बार का जो है उसका काम है एजाइल अप्रोच यानी कि त्वरित दृष्टिकोण। और ये देखिए वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे का काम क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। बजट एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होता है कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का काम क्या होता है
कि पास में जो काम हुआ है उसका रिजल्ट क्या आया है, पैसा कहाँ गया, कितना लगा, क्या रिजल्ट आया, कितना तरक्की हुई है, उसके बारे में है। ठीक है, इसमें एक चीज बोली गई कि भाई जो अर्थव्यवस्था है वो 8 से 8.5% के बीच में बढ़ने की संभावना है 2022-23 में। ठीक है, और जो चालू वर्ष है 2021-22 का, उस पर 9.2% बदलने का, ये पॉइंट यहाँ से हट गए हैं, ये पॉइंट यहाँ से हट गए हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा देखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये 9.2 है और ये 8.5 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। भ्रष्टाचार नियम, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, इसके ऊपर 2 दिन है कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा सूचकांक जारी किया गया है। क्या भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल चलाता है? हमें क्या देखना है, कथन सही नहीं है ये देखने हैं। तो क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि स्थापित हुई है बर्लिन में, कहां पर है? जर्मनी के अंदर। ठीक है, 92 में आसपास इसका स्थापना हुई है, जिसका काम क्या है कि करप्शन के ऊपर रिपोर्ट जारी करना। बर्लिन जर्मनी में हुई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और यही जो है एक इंडेक्स निकालती है जिसका नाम है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, इसने क्या इस साल की रिपोर्ट क्या दी है? दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। भारत को सूची में 80 अंकों के साथ 71वां स्थान मिला है। क्या सही है? नहीं, सही नहीं है ये। ठीक है, इंडिया को 85वें नंबर मिला हुआ है, 85 नंबर मिला हुआ है। इस सूचकांक में 88 स्कोर के साथ डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड शीर्ष देश हैं। शीर्ष तो हैं, ठीक है, शीर्ष है, ठीक है, शीर्ष में है, बिल्कुल शीर्ष में है। क्या शीर्ष में है? पढ़ लेते हैं। इंडिया को 2020-21 में जो स्थान मिला है, जो इस बार मिला है, वो मिला है 85। एक साल पहले कितना मिला था? 86। तो इंडिया ने तरक्की की है, सुधार हुआ है। ठीक है, जैसे रैंक बढ़ेगी, ठीक है। टॉप पे जो कंट्रीज रही हैं, टॉप पे रही हैं वो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश रहे हैं, बिल्कुल टॉप पे रहे हैं। सबसे बुरी हालत जिसकी है वो दक्षिण सूडान की है, 180 नंबर पे है वो। ठीक है, इंडिया का नंबर 85वां है। अगर बाकी की बात करते हैं तो चाइना का नंबर 45 है, इंडोनेशिया का 38 है। ये अंक है, ये अंक दिए हुए हैं। ठीक है, ये बढ़ दिया गया। ये गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना बर्लिन जर्मनी में हुई है। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, HPCL की बात कर रहे हैं। HPCL के संदर्भ में सवाल है। पहला है, पुष्प कुमार जोशी क्या HPCL के नए चेयरमैन बने हैं? बिल्कुल बने हैं, नए चेयरमैन HPCL के बने हैं। और क्या HPCL एक महारत्न कंपनी है? अब ये महारत्न क्या होता है? 3 रत्न है हमारे सरकारी। एक है महारत्न, एक है नवरत्न और एक है मिनी रत्न। ठीक है, अब महारत्न का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा, एग्जाम है। फिलहाल इंडिया में 10 महारत्न कंपनीज हैं। ऐसी कंपनी जिसका, इंपॉर्टेंट है, जिसका 25,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। 25 सालाना 25,000 करोड़ का से ज्यादा का टर्नओवर है और लगभग 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है। 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 25,000 करोड़ का टर्नओवर और 5,000 करोड़ का प्रॉफिट पिछले लगातार 3 साल से आ रहा है। उसको हम बोलते हैं महारत्न कंपनी। क्या बोलते हैं? महारत्न कंपनी। लगभग 14 जो हैं ऐसी हैं जो कि नवरत्न है। आपको यह बताना है कि इनका टर्नओवर या प्रॉफिट कितना होता है, क्या होता है, और इसी तरह आपको मिनी रत्न के बारे में बताना है। अच्छा, अब फर्क क्या होता है? देखिए, महारत्न कंपनी अगर कोई कंपनी बनती है तो उसके बाद ज़्यादा ऑटोनोमस पावर होती है। यानी अगर उसे कुछ टेंडर डालना है, इन्वेस्ट करना है, तो सरकार उसको ज़्यादा अथॉरिटी देती है कि बिना सरकार से पूछे आप खुद ही इंडिविजुअली जाके काम कर ले जाओ। जितनी छोटी कंपनी होगी उतना सरकार का कंट्रोल ज़्यादा रहता है, जितनी बड़ी कंपनी हो जाती है उतना सरकार का कंट्रोल कम हो जाता है और कंपनी अपने हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करती है। ये तो महारत्न कंपनी है। तो
बहुत हद तक वो खुद ही ऑटोनॉमस है और खुद ही फैसला करती है कि कहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या काम करना चाहिए, क्या काम करना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस है, सतह, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आईएनएस खुखरी, एक जहाज है जिसके ऊपर एक मिसाइल लगी होगी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अब यहाँ मिसाइल्स भी अलग अलग तरह की होती हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल। कई बार तो आपको यही याद रखना पड़ता है कि मिसाइल कौन सी है। सरफेस मतलब कि सरफेस यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ जाकर मार दिया, सरफेस टू सरफेस। एक होता है सरफेस टू एयर, यहाँ खड़ा है, जहाँ जा रहा है यहाँ पर हिट कर दिया, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आपको पहले तो मिसाइलों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी मिसाइल कौन सी है, क्या काम करती है, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये आप चाहे बैलिस्टिक हो चाहे क्रूज मिसाइल हो, इसके बारे में आपको फर्क पता होना चाहिए। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक ऐसा आईएनएस खुखरी है जिसके ऊपर एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल लगी हुई है, उसको सौंपा गया है। किसे सौंपा जाएगा? दीव को सौंपा गया है, दमन दीव वाला दीव, वहां पर इसको क्यों सारा मैनेजमेंट अब दीव करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दीव करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में के लिए कितने बच्चों का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया है 22 के लिए 29 बच्चों को किया गया है, 29 बच्चों को किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो 26 जनवरी को दिया जाता है, जो 26 जनवरी को दिया जाता है, हर साल हाथी में बिठा के बच्चों को दिखाता है। उन बच्चों में कितने बच्चे हैं? 29 बच्चे हैं। और इस बार पहली बार ब्लॉक चेन माध्यम से इनके सर्टिफिकेट दिए गए हैं। अब ये ब्लॉक चेन माध्यम जो है, आपने नाम सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी में भी यूज होता है, टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी वहां भी होती है, लेकिन पहली बार ब्लॉक चेन माध्यम से दिया गया है। ठीक है, इसको ऐसे पेपर फॉर्म में नहीं दिया गया, ब्लॉक चेन माध्यम में किया है। सवाल मेरा ये है कि किन किन लोगों को, किन बच्चों को ये बाल पुरस्कार मिलते हैं, किन विषय में मिलते हैं? कैसे शेर से लड़ने के लिए, आग में भिड़ने के लिए होता है? नहीं, सिर्फ बहादुरी के लिए नहीं मिलते हैं, और कामों के लिए मिलते हैं, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ काम किया हो, कुछ इनोवेशन किया हो, ठीक है, कुछ उन्होंने पेंटिंग कला में भी काम किया हो। तो ऐसे में भी जो 9 से 16 साल के बच्चे होते हैं, 9 से 16 साल के बच्चे होते हैं, उनको पुरस्कार मिलता है। तो बहादुरी के लिए भी मिलता है, कुछ इनोवेशन किया उसके लिए भी मिलता है, कुछ आपने पेंटिंग कला में कुछ अच्छा अचीव किया उसके लिए मिलता है। ठीक है, असाधारण उपलब्धियों को हासिल करने के लिए दी गई है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो जाह्नवी डांगेटी जो हैं वो पहली बार ऐसी महिला बनी है जिन्होंने नासा का ISAP प्रोग्राम को पूरा कर लिया है। तो कोई भी महिला, भारतीय महिला जब पहली होगी, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली। तो जाह्नवी डांगेटी हैं जिन्होंने ये नासा का प्रोग्राम पूरा किया है। उन्होंने आखिरी क्वेश्चन है ये कि भाई पद्म विभूषण सम्मान 2022 में मिले हैं, ठीक है, इसमें से किसको नहीं दिया गया है? तो 4 नाम दिए गए हैं यहाँ पर। जिसको नहीं मिला है उनका नाम है गुलाम नबी आजाद। यहाँ पे ये गलत हो गया, गुलाम नबी आजाद को पद्म विभूषण दिए गए हैं। 3 तरह के पद्म विभूषण पद्म अवार्ड होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, और इन तीनों से ऊपर होता है भारत रत्न। ठीक है, तो सिविलियन अवार्ड्स एक होते हैं, आर्मी वाले गैलेंट्री अवार्ड्स कहते हैं उनको, जैसे परमवीर चक्र, महाचक्र, ठीक है, इस तरह के चक्र होते हैं। और जब जो सिविल को दिया जाता है उसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न दिया जाता है।
तो टॉप भारत है। तो अभी किसको नहीं मिला है? गुलाम नबी, कांग्रेस के नेता हैं गुलाम नबी आजाद, उनको नहीं मिला है, बाकी तीनों को मिला है। किसको किसको मिला है देखते हैं। देखिए 2 जोड़ी पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, यानी 2 जोड़ी को भी दिए, किसी जोड़ी को 2 जोड़ियों को मिले हैं मतलब, ठीक है। अच्छा 4 पद्म विभूषण मिले हैं, 17 पद्म भूषण मिले हैं और 107 पद्म श्री मिले हैं। तो पद्म श्री सबसे छोटा है, 17 पद्म भूषण और 4 पद्म विभूषण मिले हैं। इसमें से अगर हम बात करते हैं पद्म विभूषण की तो इंपॉर्टेंट है, प्रभा आत्रे जो है वो कला के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जनरल बिपिन रावत, वो तो मरणोपरांत उनको मिला है, वो सिविल सेवक के रूप में वैसे CDS सेवा करते हैं, जिनका एयर हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी डेथ हुई है। कल्याण सिंह, इनको मरणोपरांत मिला है सामाजिक मामले में, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और पद्म भूषण सम्मान 7 लोगों को मिला है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सॉरी, एक ये राधेश्याम खेमका, इनको मरणोपरांत मिला है, ये साहित्य और शिक्षा में है। तो 3 लोग जो हैं इनको मरणोपरांत मिला है, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह, इन 3 को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। खाली प्रभा आत्रे जीवित है, उनको अभी रह गया है, ठीक है। दोस्तों ये आज से करंट अफेयर्स पूरा होता है। उम्मीद करता हूं करंट अफेयर्स पसंद आया हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नंबर दिया गया नीचे, उस पर कॉल कर सके, हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।